Good evening, everyone. In our previous video, we are discussed about the chemistry of elements of first transition series. In that chapter, we are discuss about the various elements or belong to that series and the possible oxidation states as well as related compounds to that series are discussed over in those last 15 lectures. Today we are going to start with another chapter, that is chemistry of elements of second and third transition series. In the similar manner of first transition series, its electronic configuration is n-1 d1 to 10 और ns1 to 2. That means यहाँ पर भी आप similar क्या consider करोगे, partial filled d orbital. So as this chapter is not that much comprehensive manner, this is kind of concise. This chapter is in concise manner in your book and in your syllabus. So we discuss both the series together and their related properties together. Now let's begin with the series, that is second transition series में आपके पास कौन कौन से elements होंगे, that is yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver and cadmium. इन द सिमिलर मैनर कैडमियम भी यहाँ पर फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन में है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ट्रांजिशन सीरीज़ के साथ मैच करती हैं. दैट्स वाई इसका जो पोजीशनिंग है वो ट्रांजिशन सीरीज़ में ही इंक्लूडेड है. अदरवाइज इफ़ एनीबडी आस्क यू अबाउट दैट वेदर कैडमियम, जिंक और मर्करी बिलोंग्स टू transition series, then they are not satisfy the definition criteria, so these are not considered as a true transition elements. Now we discuss about the third transition series. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा, लेंथनम. यहाँ पर लेंथनम पे देखो 57 एटॉमिक नंबर है. उसके बाद डायरेक्टली हॉफनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 72 है. दैट मीन्स हमारे पास 57 to 71 ऑनवर्ड्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक सीरीज़ हैं. हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल को एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए हमने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को डी विद इन डी ब्लॉक शो नहीं किया, सेपरेट एरिया में शो किया हुआ है. लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़. तो इसका मतलब वो जो 57 to 71 एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक से क्या रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे. तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कैसे होगा, 57 लेंथनम का, ऑनवर्ड 72 से हमारा रेगुलर सीरीज स्टार्ट हो जाएगा. 72 पर हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी. नाउ we discuss about the general properties as we discussed in the 3D transition series. तो सिमिलर मैनर में उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे मैच करेंगे, जैसे हम 3D में डिस्कस कर रहे थे. इनका एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या होगा. सिमिलर वे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उसके बाद की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई. मैंने जब 3D ट्रांजिशन सीरीज़ डिस्कस किया था तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो रेगुलर पैटर्न शो नहीं करता. दैट मीन्स अलॉन्ग द पीरियड आपको साइज़ क्या मिलेगा, एक तरह से डिक्रीज़ करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, सेम विद इन सेम शेल इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं. इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इसलिए वो इनवर्ड अट्रैक्ट करता है, इनवर्ड पुल ज़्यादा होता है. लेकिन 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में ही हमने 3 तरह का रेडियाई स्टडी किया था. पहले तो 25th एलिमेंट तक तो हमारा नॉर्मल बिहेवियर था कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ कर रहा था, तो उसका रीज़न सेम था कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है. दैट्स वाई इनवर्ड पुल की वजह से एटॉमिक रेडियाई रिड्यूस हो रहा है. और उसके बाद 2 एलिमेंट्स का प्रैक्टिकली एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया था. उसके बाद हमारा एटॉमिक रेडियाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज़ क्या होने लग गया था, इंक्रीज़ करने लग गया था. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी हम साइमल्टेनियसली सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एटॉमिक रेडियाई का नेचर कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं. जो हमारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का एटॉमिक रेडियाई है उसका ऑर्डर कैसा रहेगा, सिमिलर वैसा ही रहेगा जैसे हमारे पास 3D ट्रांजिशन सीरीज़ का था.
पहले 25th मतलब इन बिटवीन तक, इन मिड तक पहुँचते पहुँचते हमारा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली कांस्टेंट होगा, फिर जैसे जैसे हम सीरीज़ के एंड की तरफ मूव करेंगे हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो उसके लिए रीजनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। पहले हमारे पास जो हमारा पहले सीरीज़ में जो बोल रहे हैं वो क्या होगा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करेगा ग्रेजुअली, कहाँ से कहाँ तक, यट्रियम टू, हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ ही करता है, लेकिन जो उसका पैटर्न है वो इतना रेगुलर नहीं चलता। तो उसका एक्सप्लेन क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, रीज़न क्या होगा, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विच डिक्रीज द साइज ऑफ एटम। तो पहले जब हमारे पास रेडियाई अगर हम इन बिटवीन तक मूव करें तो मॉलिब्डेनम या टेक्नीशियम तक मूव करते हैं तो हमारा रेडियाई क्या है, डिक्रीज़ करता है। तो इसका टेबल मैंने इसमें वैल्यूज़ कंसिडर नहीं की हैं, आप इसके लिए बुक रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करेगा एज वी एडेड द सेम इलेक्ट्रॉन इन द विद इन सेम शेल, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या ऑर्डर क्या है, हाउएवर इन द सीरीज द अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड रिपल्सिव फोर्सेज आर काउंटर बैलेंस ऑन ईच अदर। तो अभी क्या है, हमारे पास कौन सी फोर्सेज डेवलप हो रही हैं, एक तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट कर रहा है, एक हमारे पास जब आप 5 इलेक्ट्रॉन के बाद डी ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट हो रही है। तो अभी ये दोनों इफेक्ट क्रिएट हो गए हैं। 25 तक नॉर्मल था, डिक्रीज़ कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिकली कांस्टेंट है दो एटम्स का। उसका रीज़न ये है कि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिया है, इसलिए हमारे पास जो नेट फोर्स है उसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई ना तो डिक्रीज़ किया ना ही इंक्रीज़ किया, प्रैक्टिकली कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास थर्ड रीज़न क्या रहेगा इसका, थर्ड रीज़न क्या होगा, जैसे जैसे हम सीरीज़ के एंड की तरफ जाते हैं तब तब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या फैक्टर क्या है, डोमिनेट कर जाता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज को कौन ओवरवे कर गया, हमारी रिपल्शन फोर्स है, जिसकी वजह से हमारा चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, साइज़ क्या है एट द एंड क्या हो गया, सीरीज़ की तरफ मूव करते हुए इंक्रीज़ हो गया। तो अभी हमारा आयनिक रेडियाई फिर उसी हिसाब से होगा। आयनिक रेडियाई क्या है, दैट मीन्स उससे छोटा। अगर आप केटाइन का आपको कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियाई किसी चीज़ का है, उसके बाद आप उसे केटाइन में चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कंपैरिजन उसका साइज़ डिसाइड होगा। अगर वो पहले से बड़ा है तो उसके साइज़ को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वो पहले से छोटा है तो उसका साइज़ और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका एटॉमिक रेडियाई कैसा है, जिस एलिमेंट का जैसा एटॉमिक रेडियाई उसका रिड्यूस होकर उसका उतना आयनिक रेडियाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियाई हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का कैसे चलेगा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या है, एक तो हमारे पास अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं, साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सेकेंड रीज़न यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने जो एलिमेंट्स बोले हैं 57 to 71 एलिमेंट्स, वहाँ पर एफ ब्लॉक इंसर्ट हो गया है। दैट मीन्स एफ ब्लॉक की इंसर्शन की वजह से वहाँ पर क्या है, एफ ब्लॉक की शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है, जिसकी वजह से साइज़ क्या होगा, इन एलिमेंट्स का डिक्रीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो 3D से 4D के आते आते हमारा साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था, 4D से 5D की तरफ हमारा साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन फिनोमिना तो हमारा साइज़ क्या रह गया, दोनों सीरीज़ का प्रैक्टिकली कांस्टेंट रह गया। तो ये एक फैक्टर ऐड हुआ है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में, क्योंकि वहाँ पर लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई है। लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन क्यों स्टार्ट हुई है, क्योंकि एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। इस वजह से जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है हमारे आउटर मोस्ट डी शेल की तरफ ज़्यादा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ज़्यादा इनवर्ड पुल फील कर रहे हैं, उसकी वजह से साइज़ क्या हो गया, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस फिनोमिना की वजह से हमारी पूरी सीरीज़ का साइज़ कंपेरेबल हो गया सेकंड और थर्ड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेंसिटी का फैक्टर कैसे होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो अगर साइज़ छोटा है तो
डेंसिटी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। जितना साइज़ छोटा होगा किसी भी सीरीज़ का एलिमेंट का पर्टिकुलर, उसका डेंसिटी भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम जैसे ही साइज़ छोटा हो गया दैट मीन्स उनका वॉल्यूम क्या हो गया, लो हो गया। वॉल्यूम लो हो गया तो डेंसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का फैक्टर जब भी आप डिस्कस करोगे तो आप देखोगे कि उनके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि डी ट्रांजिशन सीरीज़ में डी ऑर्बिटल की वजह से हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड क्या है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हमारा लैटिक्स क्या होगा, प्रॉपरली मैनेज फिक्स होगा स्पेस के अंदर, और जितना ज़्यादा लैटिक्स अरेंज अच्छा होगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमिना कैसे चलता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे वंडरबल फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या सिचुएशन होगी कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर हमारे पास साइज़ क्या होगा, छोटा होगा हमारे पर्टिकुलर भी आयनिक रेडिया पर्टिकुलर एटम का, एलिमेंट का, तो उस हिसाब से हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, इंक्रीज़ हो जाना चाहिए था। लेकिन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में तो सही है, लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या है कि हमारे पास स्क्रीनिंग सॉरी हमारे पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन पुअर डी शेल सब शेल में के केस में क्या चलेगा, यानी कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में एक्सप्लेनेशन कैसे चलेगी कि ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा ही न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं कर रहे। अगर वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं कर रहे दैट मीन्स हम उन्हें थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स वो अपने सिस्टम को क्या करेंगे, लीव कर देंगे। तो उसका मतलब उनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एफ ब्लॉक के 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में अगर हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो उसमें क्या होगा, एफ ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है। इसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या है, पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज की तरफ इनवर्ड पुल ज़्यादा है। इसका मतलब उनका आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो यही मैंने ओवरऑल व्यू में लिखा हुआ है कि ऑल्दो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज because the f orbital has poor screening effect and the outer electrons are more penetrate towards the nuclear charge predominantly। penetrate का मतलब होता है अंदर की तरफ मूव करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेटेलिक करेक्टर को कैसे डिस्कस करेंगे। मेटेलिक करेक्टर एक तो डिपेंड करता है हमारा लो आयनाइजेशन एनर्जी पे। जैसे मेटेलिक मतलब जैसे मेटल हमारा किस में, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लीव किया उतने सिस्टम इलेक्ट्रॉन से बाहर हो गए। दैट मीन्स जितने जल्दी हमारे ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर होंगे उतना ज़्यादा पर्टिकुलर एलिमेंट का मेटेलिक करेक्टर होगा। तो इसका मतलब हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर कौन सा है, जितना उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। दैट मीन्स हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल पाएँ। तो इसका मतलब सेकेंड फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इन देयर एटम। जितने वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे उतना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दे हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड दीज आर रेडली गिवन अप टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो इनके पास क्या है कि हमारे पास 1 or 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल पे पड़े हैं, क्योंकि एस 1 और 2 है तो आउटरमोस्ट शेल में एस में या तो एक होगा या दो होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स वो ईजिली, क्योंकि डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट और एफ की पुअर डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग की वजह से वो कम चार्ज फील करेंगे, तो वो ईजिली अपना डाई पॉजिटिव आयन या मोनो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दे ऑल हैव हाई डेंसिटी, हार्डनेस, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है और मेलेबिलिटी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके लिए होती हैं, मेटल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की डिटेल हमने 3D में डिस्कस की थी, इसके लिए आप उसे रेफ़र भी कर सकते हो, लेकिन एज सच हमारे पास इसके लिए इतना ज़्यादा डिटेल मैनर नहीं है सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में।
तो हम इसमें बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि डी ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस की वजह से हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर वहाँ पर हमारे पास पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, क्योंकि हमारा आयन छोटा था। वो ज़्यादा लिगेंड अपने सराउंडिंग में अकोमोडेट नहीं कर सकता था, इसकी वजह से उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं होगा, यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है और हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 से ज़्यादा ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एग्जिस्ट करता है लेकिन आयरन टेट्राऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ हमारे पास प्लेटिनम F6 एग्जिस्ट करता है लेकिन निकल F6 एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर कंपैरेटिवली डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो अभी ये एलिमेंट क्या हो गए, बड़े हो गए इस कंपैरिजन टू आयरन से। ऑस्मियम बड़ा है, इसका मतलब वो ज़्यादा लिगेंड अकोमोडेट कर सकता है, इसकी वजह से उसका क्या है कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इजीली इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आप क्या डिस्कस करोगे, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद सोडियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जितना हमारा एलिमेंट छोटा होगा वो प्रेफर करेगा उसका बॉन्ड छोटे के साथ ज़्यादा स्टेबल है। अभी हमारे पास सीरीज़ में क्या है, ज़्यादा डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो गया, दैट मीन्स वो भी क्या प्रेफर करेगा, जिसका साइज़ बड़ा हो तो वो ईजिली उनके साथ कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो यही यहाँ पर मेंशन किया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ज़्यादा स्टेबल हैं, वाइल सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फॉस्फोरस, सल्फ़र, जो उनके हायर फैमिली कंजेनर्स हैं उनके साथ ज़्यादा स्टेबल बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या डिस्कस करेंगे, वहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमने ऑब्ज़र्व किया था कि हमारे पास मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, या 4, 5, 6, 3 तो किसी का भी नहीं था लेकिन 4, 5, 6 थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 6 होंगे, 7 और 8 होंगे। उनका स्टीरियो केमिस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को स्टडी कर रहे हैं तो वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मॉलिब्डेनम साइनाइड 7, 5 नेगेटिव। तो यहाँ पर जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं हमारे सेंट्रल मेटल आयन के साथ, वो पर्टिकुलर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितने लिगेंड्स उसे सराउंड करते हैं। और ये क्या है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है और प्राइमरी वैलेंसी किसको सेटिस्फाई करती है, हमारे चार्ज को। अभी यहाँ पर 5 को न्यूट्रल करने के लिए कोई यहाँ पर सोडियम 5 हो गया सपोज, या पोटेशियम 5 हो गया, तो वो वैलेंसी सोडियम या पोटेशियम क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पर आप सारी एग्जांपल्स में किसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे, कितने लिगेंड्स अटैच हैं, तो वो क्या हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इनका जो नेम है एज सच इस वीडियो के लिए आप इसे समझ लें। नेक्स्ट हम स्टीरियो केमिस्ट्री में इसको डिस्कस कर लेंगे। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हुआ तो पेंटागनल बाइपिरामिडल, 8 हुआ डोडेकाहेड्रल, अगेन डोडेकाहेड्रल। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू।